Good evening, everyone, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. I am back again with the Lakshya batch Power Electronics Buck Converter. तो बेटा मॉड्यूल 3 हम लोग कल स्टार्ट कर दिए थे और आज उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं बक कन्वर्टर। आई होप कि आपको कल का लेक्चर बढ़िया तरीके से क्लियर हो, आपको समझ आ गया हो चीज़ों को कैसे डील करना है, कैसे स्टेप डाउन चॉपर काम करता है, क्या उसका मैक्सिमम करंट है, मिनिमम करंट है, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, व्हाट इज डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा बक कन्वर्टर। चॉपर्स में से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है आपका बक कन्वर्टर, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। तो लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 1 lakh students in GATE and ESE and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी अनअकैडमी टीम है, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप लोगों की जर्नी आसान हो, आप लोगों की जर्नी सक्सेसफुल हो, आप जिस एग्जाम को ट्राई आउट करें उस एग्जाम को आप क्रैक कर पाएं। और यहाँ पे बेटा इसीलिए हम इनिशिएटिव आपके साथ सिर्फ यूट्यूब पे नहीं लाते हैं, बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी लाते हैं। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो और फिर हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय करो। बस उन्हें अनलॉक करने की देरी है यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का लिंक है मेरे भाई। इस लिंक पे अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे सारी की सारी स्पेशल क्लासेस पाओगे। अपकमिंग के अंदर आपको मिल जाने वाली हैं वो क्लासेस जो आगे लगेंगी। और बेटा जो ऑलरेडी लग चुकी है ना क्लासेस, वो अलग अलग फोल्डर के अंदर है। फॉर PSU, फॉर गेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर चीज़ अवेलेबल है। और अगर आप प्लस पे आते हो तो और मजा आएगा, क्योंकि यहाँ मिलेंगे सारे लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स भी कराएंगे। डेली असाइनमेंट भी देता हूँ बेटा। मेरा पावर सिस्टम का कोर्स आ रहा है, उसमें भी डेली असाइनमेंट होगा। हर संडे टेस्ट होता है और बेटा डाउट्स भी आपके सारे सॉल्व किए जाते हैं। आस्क का डाउट फीचर है जहां आप क्वेश्चन की फोटो डाल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। बट अगर और आगे जाना है देन गो विद आइकॉनिक। वहां ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा ना आपका स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन। टेस्ट एनालिसिस में आपको गाइडेंस दी जाएगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा और बेटा एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो सारे क्वेरीज आपके आंसर करेगी। बस आपको क्या करना है, आपको कोड लगाना है अंकित ESE और यहां से मिलेगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। अब बेटा अभी हम लोग इस वेंसडे से EMT स्टार्ट कर रहे हैं आरोहन बैच में बाय BB रेड्डी सर, ठीक है, दैट इज फॉर गेट एंड ESE 2023। और एक्सेलरेट बैच में अजय सर कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा अगर हमारे साथ आपको ये सब्जेक्ट कवर करने हैं, कंट्रोल सिस्टम और EMT, तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। हेमंत बेटा पावर सिस्टम 3-3 घंटे चलेगा रोज, यानी 1.5 घंटे के 2 सेशन होंगे। इट विल नॉट बी 4 आवर्स डेली, इट विल बी 3 आवर्स डेली। और अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो बेटा मेरे साथ इंडक्शन और सिंक्रोनस भी कवर कर सकते हो। 7 AM to 9 AM चल रहा है मशीन और 10 AM to 12 noon। और पावर सिस्टम आ रहा है बेटा 8 सितंबर से, और 8 सितंबर से क्या होने वाला है, 3 आवर्स डेली आपका पावर सिस्टम चलने वाला है, 3 आवर्स डेली, ठीक है। तो आप लोग पावर सिस्टम में मेरे साथ जुड़ सकते हो, मचा सकते हो। और बेटा याद रहे 22 तारीख को होने वाला है कॉम्बैट, तो कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से एनरोल कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE और इसमें मचा देना है। कॉम्बैट में फाड़ डालना है बेटा, और मचा दोगे तो यू कैन इवन गेट 100% स्कॉलरशिप। और बेटा अगले सैटरडे या ये कह लो इस सैटरडे आपका मॉक टेस्ट होने वाला है फॉर बार्क एग्जामिनेशन, और अगले सैटरडे कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा 120 मिनट्स 100 क्वेश्चन। चलिए तो आ जाते हैं भाई बक कन्वर्टर पे हम लोग। अब बेटा बक कन्वर्टर क्या है? बक कन्वर्टर एक DC to DC कन्वर्टर है। इट्स नॉट जस्ट अ चॉपर, इसके अंदर चॉपर के साथ मल्टीपल एलिमेंट्स और जोड़ के इट बिकम्स अ कन्वर्टर। तो कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा कनेक्ट किए हैं बेटा?
तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक इंडक्टेंस हमने जोड़ा है, एक कैपेसिटेंस हमने जोड़ा है। तो ये क्या है, एक लो पास फिल्टर है बेटा, दिस इज अ लो पास फिल्टर। अगर आपको याद हो कल जो सर्किट हमने पढ़ा बच्चों, कल हमने क्या देखा कि भाई एक स्विच था, एक आपका क्या था, डायोड था, और डायरेक्टली उसके अक्रॉस लोड कनेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां पे लेकिन हमने क्या किया, डायोड और लोड के बीच में बेटा एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया, जो कि है एक लो पास फिल्टर, जिसकी मदद से हम वेवफॉर्म को बेटर, ठीक है, बेटर वे में डील कर पाएंगे, वेवफॉर्म को बेटर डीसी बना पाएंगे, यानी वेवफॉर्म का रिपल कम कर पाएंगे। सफिशिएंट है बेटा अमन, लास्ट ईयर वाला देखो, इस ईयर वाला देखो, दोनों ही सफिशिएंट है। अब यहां पे बेटा हमें बात करनी है कि ये हाई इंडक्टेंस से क्या होता है। अब अगर देखो आपको कल का लेक्चर याद है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कल की बात करें तो स्टेप डाउन चॉपर के अंदर देखो, स्टेप डाउन चॉपर के अंदर क्या हुआ था बेटा, यहां पे ना आपका आई मैक्स और आई मिन कल हमने निकाला था, याद है, VS बाय R। देखो एकदम बेसिक से चीजों को समझेंगे, कल हम लोगों ने ये निकाला था, ठीक है ना भाई। आप समझते चलिए बच्चों एक एक चीज एकदम फंडामेंटल से। आई मिन आया था VS बाय R, यहां पे बस क्या हुआ था, एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव हो गई थी भाई, नेगेटिव की जगह ये हो गया था। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये वैलिड कब होता है, व्हेन टाउ इज लेस देन इक्वल टू टी, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट एंड योर टी इज द टाइम पीरियड। ठीक है, कभी अगर बच्चों आपको कंफ्यूजन हो जाए ना कि सर एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन यूज करें स्टेप डाउन चॉपर का, या जो आप बक कन्वर्टर में पढ़ाने वाले हो वो यूज करें, तो बेटा दोनों की कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। स्टेप डाउन चॉपर की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आप तब यूज करते हो व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज लेस देन इक्वल टू द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका, स्विचिंग का, स्विच को आप बार बार ऑन ऑफ कर रहे हो तो उसका एक टाइम पीरियड है बेटा। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा बच्चों, मैं कहता हूं कि अगर इंडक्टर का करंट ऐसा है, कुछ आई ऐसा है, अब मैं कहता हूं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसकी ना टेलर सीरीज जानते हैं, है कि नहीं है, टेलर सीरीज जानते हो ना इसकी, देखिए यही होती है। अब बेटा एक चीज को समझिएगा कि अगर मैं यहां पे टाउ को हाई कर दूं, टाउ को हाई कर दूं, तो हम क्या बोलेंगे, टाउ हाई कर देने से T बाय टाउ विल बी लो, T बाय टाउ विल बी लो। तो आप क्या कर सकते हो ना, जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उन्हें इग्नोर कर दो, इग्नोर हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, इग्नोर हायर ऑर्डर टर्म्स। अगर बेटा हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टी बाई टाउ। यानी कि ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया भाई, लीनियर हो गया। बात समझ में आ रही है, लीनियर हो गया। यानी अगर हम बात करें हाई टाइम कांस्टेंट की या हाई इंडक्टेंस की, तो हम एक्सपोनेंशियल से जंप कर सकते हैं लीनियर। तो बेटा यहां पे अगर आप ध्यान दें, अगर टाउ मच मच ग्रेटर देन टी है तो लीनियर चलता है, और टाउ अगर बेटा लेस देन इक्वल टू टी है तो एक्सपोनेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में आपको ये जज करने में मदद करेगा
कि आप बक कन्वर्टर वाला एनालिसिस लगाएंगे या फिर आप लगाएंगे स्टेप डाउन चॉपर वाला। इसीलिए मैंने एनालिसिस से पहले ही आपको ये बता दिया कहां पे बक कन्वर्टर वाला एनालिसिस लगेगा, क्योंकि देखो बक कन्वर्टर में हमने एक्स्ट्रा एक इंडक्टेंस लगाया है। ये जो एक्स्ट्रा इंडक्टेंस लगाया है ये टाउ बढ़ा देगा, और अगर टाउ बढ़ गया और वो टी से काफी ज्यादा हो गया तो यहां पे मैं लीनियर अप्रोक्सीमेशन करूंगा, देन आई विल नॉट बी यूजिंग एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? तो यहां एक्सपोनेंशियल का नहीं लीनियर का यूज होगा, जबकि स्टेप डाउन चॉपर में किसका यूज हुआ था बेटा? एक्सपोनेंशियल का। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम आते हैं वोल्ट सेकेंड बैलेंस पे। तो हम क्या कहते हैं फॉर स्टेबल ऑपरेशन, देखो ये मैं आपको मॉड्यूल 2 के अंदर भी बता चुका था रेक्टिफायर में। हम क्या बोलते हैं फॉर स्टेबल ऑपरेशन इंडक्टर करंट मस्ट ऑसिलेट बिटवीन टू लिमिट्स। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं एवरेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मस्ट बी 0। क्योंकि देखो यार आप एक बात को समझिएगा बेटा, अगर इंडक्टर के अक्रॉस कुछ भी एवरेज या डीसी वैल्यू आ गया वोल्टेज का तो क्या होगा? एल डी आई बाई डी टी अगर कांस्टेंट है तो आई विल बी कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग। बात को समझने की कोशिश करना बेटा, अगर इंडक्टर के अक्रॉस कुछ भी एवरेज वोल्टेज बनता है तो करंट विल कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इफ वी एल एवरेज इज नॉन जीरो देन आई continuously increases। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ इट इज अनस्टेबल ऑपरेशन। क्या हुआ? अनस्टेबल ऑपरेशन। तो अगर स्टेबल ऑपरेशन की बात करें तो इंडक्टर का करंट दो लिमिट्स के बीच में फ्लक्चुएट होना चाहिए, ना कि लगातार बढ़ना चाहिए। अब इसके लिए बेटा क्या करते हैं ना, इसके लिए हम ये बोलते हैं कि इंडक्टर एवरेज वोल्टेज मस्ट बी 0। एवरेज कैसे निकलता है बच्चों? 1/t इंटीग्रेशन ओवर t वी एल डी टी इज 0। अब अगर आप t को राइट हैंड साइड ले जाएं तो इंटीग्रल ओवर t वी एल डी टी इज 0। इसको हम लोग कहते हैं भाई वोल्ट सेकेंड बैलेंस। यही चीज है वोल्ट सेकेंड बैलेंस, दैट वोल्टेज इनटू टाइम इज कांस्टेंट। अब इसका रोल क्या है ना चॉपर में, दिस इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज आउटपुट, यूज्ड टू फाइंड एवरेज वी नॉट फॉर एनी चॉपर या फॉर एनी डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब बेटा यहां पे मेरी बात पे ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग। अगर आपको वोल्ट सेकंड बैलेंस आता है, अगर आपको वोल्ट सेकंड बैलेंस आता है देन आप वोल्ट सेकंड बैलेंस लगा के, आप वोल्ट सेकंड बैलेंस लगा के किसी भी कन्वर्टर का एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हो, वेदर इट इज बक कन्वर्टर, whether it is boost converter, whether it is buck boost converter, आप किसी का भी निकाल सकते हो एवरेज आउटपुट वोल्टेज। अब बच्चों देखो यहां पे करना क्या होता है, यहां दो सिचुएशन लेते हैं। पहले हम लेते हैं 0 से dt। 0 से dt में हमारा स्विच होता है ऑन और फ्री व्हीलिंग डायोड होता है ऑफ। ठीक है, स्विच होता है ऑन, डायोड होता है ऑफ। अब इस दौरान मैं ये जानना चाहता हूं इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी। अब अगर मेरे बच्चों आप यहां पे ध्यान दें, अगर आप बाहर से ऐसे KVL लगा दें तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी बच्चों
कि Vs माइनस VL माइनस V नॉट इज 0, Vs माइनस VL माइनस V नॉट इज 0, जिसका मतलब VL हो गया भाई Vs माइनस V नॉट। कितना हो गया? Vs माइनस V नॉट। तो हमारे पास एक आ गई इंडक्टर की वोल्टेज एक टाइम इंटरवल में। अब बेटा दूसरा टाइम इंटरवल देखिए, dt से t, इस दौरान आपका स्विच हो गया ऑफ और डायोड हो गया ऑन। अब अगर आप KVL लगाओगे मेरे बच्चों तो आप ऐसे लगाओगे, ठीक है, ऐसे लगाओगे। अब यहां पे क्या होगा ना, इंडक्टर की वोल्टेज अगर आप देखें तो 0 माइनस VL माइनस V नॉट, तो यहां से आपके पास VL निकल के आएगा माइनस V नॉट। तो हमें क्या करना होता है ना बेटा, दो सर्किट बनाने होते हैं, ठीक है, हमें दो सर्किट बनाने होते हैं, एक जबकि स्विच ऑन है और एक जबकि स्विच ऑफ है। जबकि स्विच ऑन है और दूसरा कब? जबकि स्विच ऑफ है। और दोनों ही सिचुएशन में आपका क्या निकाला जाता है? आपका निकाला जाता है VL, ठीक है भाई। ओके विनय महाराज, कल ही तो पढ़ के गए हो बेटा, आई मिन और आई मैक्स, दो लिमिट होती हैं बेटा। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्ट सेकंड बैलेंस कैसे लग सकता है? कैपेसिटर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज थोड़ी जीरो होगा, एवरेज करंट जीरो होगा। सलीम ऐसा समझो बेटा, अगर एवरेज या डीसी की बात करें तो डीसी में इंडक्टर शॉर्ट होता है, कैपेसिटर होता है ओपन। तो अगर इंडक्टर शॉर्ट है डीसी के लिए या एवरेज के लिए, तो आप ये कह सकते हो इंडक्टर का एवरेज वोल्टेज बेटा जीरो आएगा। और डीसी के लिए अगर कैपेसिटर ओपन है तो आप ये कह सकते हो, तो आप क्या कह सकते हो कि कैपेसिटर का एवरेज करंट जीरो आएगा। तो कैपेसिटर का एवरेज करंट जीरो कर सकते हो, वोल्टेज नहीं, ठीक है। अब देखो भाई, आपने क्या कर दिया यहां पे, 0 से dt में VL Vs माइनस V नॉट, ठीक है, dt से t में VL इज माइनस V नॉट। अब बेटा मुझे करना क्या है, मुझे ना इंटीग्रेशन जीरो करना है इंडक्टर वोल्टेज का। मुझे क्या करना है? मुझे इंटीग्रेशन जीरो करना है इंडक्टर वोल्टेज का। तो यहां पे ये जो Vs माइनस V नॉट है, ये कितने टाइम के लिए है? dt टाइम के लिए है। और ये जो माइनस V नॉट है, ये कितने टाइम के लिए है? t माइनस dt टाइम के लिए है। तो यहां पे क्या होगा? Vs इंटू डी टी माइनस V नॉट इंटू टी, तो V नॉट आ गया dVs। बस समझे बच्चा? ये आ गया आपके पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ये कल भी तो आया था आपके पास बेटा स्टेप डाउन चॉपर में, ठीक है, स्टेप डाउन चॉपर में कल भी तो आया था। ये बात क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यही फॉर्मूला स्टेप डाउन चॉपर में आया था, इसीलिए बेटा मैंने आपको एक चीज बोली कि एग्जाम के अंदर आप कल वाले रिजल्ट्स का यूज करते हो या आज वाले रिजल्ट्स का, ये इस बात पे डिपेंड करेगा टाउ और टी के कंपैरिजन पे, टाउ और टी के कंपैरिजन पे। तो ये अगर आप बेसिक फंडामेंटल याद रखें ना कि वोल्ट सेकंड बैलेंस क्या है और कौन से तरीके से लगाया जाता है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप किसी भी कन्वर्टर का, किसी भी डीसी टू डीसी कन्वर्टर को पकड़ लेना, तो वहां पे आप V नॉट निकाल पाओगे, वहां पे आप V नॉट निकाल पाओगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? चलो अमाए बेटा, अगर डीसी में इंडक्टर शॉर्ट नहीं हुआ तो इंडक्टर का करंट लगातार बढ़ता जाएगा। मैंने बताया ना, एल डी आई बाई डी टी को अगर आप कांस्टेंट कर दोगे तो आई विल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज एंड दैट विल लीड टू अनस्टेबल ऑपरेशन, ठीक है। उससे क्या हो जाता है ना, अनस्टेबल ऑपरेशन आ जाता है। यानी कि अगर कभी स्टेबल ऑपरेशन की बात करें तो इंडक्टर का करंट दो लिमिट के बीच में ऑसिलेट करना चाहिए,
दैट इज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। प्रभाकर मेरे भाई ये बताओ, जब इंडक्टर की वोल्टेज नेगेटिव आ रही है तो क्या पोलैरिटी नहीं बदला? बताओ भाई, पोलैरिटी बदल गया ना। लेकिन अब आप पोलैरिटी भी डायग्राम में बदल दो और आप साथ में माइनस साइन भी लगा दो तो बेटा नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो आंसर गलत आ जाएगा। तो मैं पोलैरिटी क्यों बदलूं? मैं उन लोगों में से हूं बेटा जो नेटवर्क में बिलीव करते हैं। नेटवर्क के अंदर क्या होता है? पोलैरिटी जो माननी है वो मान लो। अगर सही है तो आंसर पॉजिटिव आएगा और अगर अपोजिट है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से अगर पोलैरिटी पलट दी तो वोल्ट सेकंड बैलेंस लगाते वक्त भी ध्यान देना होगा कि एक बार पोलैरिटी अलग है और अगले सर्किट के अंदर पोलैरिटी डिफरेंट है। तो पोलैरिटी को ना बदलें। अगर आपका इंडक्टर का पोलैरिटी रिवर्स होगा तो अपने आप VL आपका नेगेटिव आएगा। आपको पोलैरिटी बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं भाई जो क्वेश्चन काजल ने पूछा है कि सर फिर कैपेसिटर में क्या होगा। बेटा बिल्कुल सही पकड़े हो, कैपेसिटर में होता है एम्पियर सेकंड बैलेंस। एम्पियर सेकंड बैलेंस। बेटा 3 फेज कन्वर्टर पढ़ लो HVDC के लिए। ठीक है, आ जाओ भाई। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे हम क्या कहते हैं? फॉर स्टेबल आउटपुट, फॉर स्टेबल आउटपुट across capacitor, voltage of capacitor must oscillate between min and max values। देखो बेटा ये जो फंडामेंटल्स है ना, इनको बक कन्वर्टर के लिए सीख लो, फिर बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, सब में ये फंडामेंटल एज इट इज आप अप्लाई करने का ट्राई करना। अभी मैं आपको इनके पीछे का लॉजिक, कंसेप्ट सब सिखा रहा हूं, लेकिन तब आप डायरेक्टली क्या करोगे? अप्लाई, क्योंकि आपको फंडामेंटल क्लियर होगा। अब यहां पे बेटा क्या कहेंगे कि फॉर डीसी और एवरेज वैल्यू, फॉर डीसी और एवरेज आपका कैपेसिटर होना चाहिए ओपन। करेक्ट, करेक्ट है ना? तो कैपेसिटर से एवरेज करंट कितना जाना चाहिए? 0। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? 1/c इंटीग्रल IC dt ओवर अ टाइम t मस्ट बी 0। t को अगर राइट हैंड साइड ले जाओ तो इंटीग्रेशन ओवर IC dt मस्ट बी 0। लो जी, लो कर लो बात। आ गया एम्पियर सेकंड बैलेंस। जैसे इंडक्टर की वोल्टेज का इंटीग्रेशन 0 होता है, ऐसे ही कैपेसिटर के करंट का इंटीग्रेशन 0 आता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे भी ना बेटा आपको दो चीजें करनी है। यहां पे देखो, कैपेसिटर में जाने वाला करंट IC, लोड में जाने वाला I0, इंडक्टर से आने वाला IL। ऐसे ही इधर देखो, इंडक्टर से आने वाला IL, कैपेसिटर में जाने वाला IC, लोड में जाने वाला I0। अगर मैं पहले इस सर्किट के बारे में बात करूं, मैं बोलूं भाई 0 से dt, तो आपको क्या करना है बच्चों? KCL से ना IC पता करना है। क्या पता करना है? KCL लगा के IC बताना है। IC क्या होगा? IC क्या होगा भाई? IL माइनस I0। कितना होगा? IL माइनस I0। अब बेटा यहां पे अगर आप देखें, dt से लेकर के t तक, तो आपको क्या करना है? फिर से KCL लगा के IC पता लगाना है। फिर से यही आया। ठीक, जैसे वहां पे KVL लगा के वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकाला, यहां KCL लगा के क्या निकालना है? करंट ऑफ कैपेसिटर। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? करंट ऑफ कैपेसिटर। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से करंट डिराइव कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करें? अब भाई आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन IC dt
अब IC कितना है, IL माइनस आई नॉट इंटू डी टी, फिर है IL माइनस आई नॉट अगले इंटरवल में भी क्योंकि इतना ही है। अब भाई IL माइनस आई नॉट आप कॉमन ले लें तो dt प्लस टी माइनस डी टी इज टी, तो IL इज आई नॉट। तो यहां से ना हमें इंडक्टर का एवरेज करंट मिल जाता है, दैट इज आई नॉट, दैट इज बेसिकली V नॉट बाय आर, दैट इज dVs बाय आर, dVs बाय आर। अब बेटा देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा फॉर्मूले याद करें, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूं कि फॉर्मूले याद करें, आप मेथड्स को समझिए, क्योंकि चॉपर में अगर आपने मेथड समझ लिए आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे विदाउट इवन रिमेंबरिंग अ सिंगल थिंग, सारे क्वेश्चन बना पाओगे। रटने की कोशिश बिल्कुल कोई नहीं करेगा। मेरे साथ अगर चॉपर तैयार कर रहे हो तो कंसेप्चुअली तैयार करो, ना कि मगअप करके। जैसा मैंने आपको बोला भी था बेटा, मैंने आपको मॉड्यूल 2 के अंदर रटने वाला पार्ट मिनिमाइज कराया। मैं ये नहीं कहता कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ याद नहीं रखना, रखना है, लेकिन जितना कम रखने से काम चल जाए ना उतना बेहतर है। तो मैंने आपको मिनिमाइज करा दिया था मॉड्यूल 2 के अंदर, भाई कम से कम फॉर्मूले में काम हो गया था। सिर्फ 4 फॉर्मूले याद कराए थे मिला करके सिंगल फेज और 3 फेज में, सिर्फ 4 फॉर्मूले, और उनसे हमारा सिंगल फेज और 3 फेज कन्वर्टर पूरा बन गया था। अब ऐसे ही सोर्स इंडक्टेंस में मैंने सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले याद करने के लिए बोला, 2 फॉर्मूले से पूरा सोर्स इंडक्टेंस हमने बना दिया। तो इसी तरह से मिनिमाइज करना है। यहां पे भले ही आप जो एक्सपोनेंशियल का आई मैक्स आई मिन है उसको याद कर लो, बट उसके अलावा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। अब बच्चों मेरी बात को समझिएगा जरा, यहां पे ना एक चीज कंसेप्चुअली भी देखते हैं कि बंधु यहां पे ये जो इंडक्टर था, फिर यहां पे क्या था, एक कैपेसिटर था सर, इसके पैरेलल में क्या था, लोड था सर। अभी बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहां से बच्चों देखो, आपके पास करंट आया IL, जिसमें से गया IC I नॉट, यही हो रहा था। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, क्या IC एवरेज, IL एवरेज है ना, IC का तो इंटीग्रेशन ही किया है, IC को IL और I नॉट की टर्म्स में लिखा है, तो IC एवरेज कहां से आएगा, IC एवरेज तो 0 होगा ना बंधु, ये लिखा IC एवरेज है 0। पता है ऐसे ही एक बार गेट में क्या हुआ ना, गेट में चॉपर में ये पूछ लिया VL का एवरेज वैल्यू बता दो। अब जो बच्चे होशियार थे, एवरेज माने DC माने इंडक्टर शॉर्ट, वो लगा दी खटाक से 0। अब जो बच्चे कैलकुलेट करने बैठे फिर वो कैलकुलेट ही करते रह गए। तो आपको थोड़ा सा बेटा स्मार्ट बनना है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ना ये नहीं होता है कभी भी कि मुझे पता है इंडक्टर तो LdI/dt होता है। फंडामेंटल को सॉलिड तब बोला जाता है ना जब आप उसको अप्लाई कर पाओ। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग तब है जब आप इस तरह के प्रिंसिपल्स को अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ, समझ पाओ, तब नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। अब देखो आपके सामने मैं एकदम फंडामेंटल चीज से इसे रिलेट करूंगा। मैं क्या बोलता हूं बेटा कि अगर एवरेज की टर्म्स में बात करें तो कैपेसिटर तो मेरा ओपन होगा और इंडक्टर मेरा शॉर्ट होगा। बिल्कुल जायज बात है भाई, है ना। एवरेज में तो यही होगा ना, एवरेज और डीसी में कैपेसिटर ओपन इंडक्टर शॉर्ट। अगर कैपेसिटर ओपन हुआ तो आईसी का एवरेज वैल्यू भाई 0 आ जाएगा। अगर आईसी का एवरेज वैल्यू 0 आ गया तो अगर आप एवरेज में केसीएल लगाएं तो आईएल का एवरेज वैल्यू आई नॉट के बराबर आएगा, क्योंकि आईसी का एवरेज है 0। अगर आईसी का एवरेज है 0 तो आईएल का एवरेज वैल्यू किस बराबर आएगा, आई नॉट के। देखो पूरी जद्दोजहद करके यही तो रिजल्ट निकाला था भाई, यही तो रिजल्ट निकाला था। ये तो कंसेप्चुअली भी हो जाता कि कैपेसिटर अगर ओपन है सर तो एवरेज टर्म्स में अगर डीसी कंपोनेंट की बात करें, एवरेज कंपोनेंट की बात करें, तो इंडक्टर का सारा एवरेज करंट किससे फ्लो करेगा, लोड से। इंडक्टर का सारा एवरेज करंट किससे फ्लो करेगा बेटा, लोड से। अब अगली बात को समझिए बच्चों, जब मैं चॉपर के अंदर किसी भी करंट को डिराइव करता हूं
then I will always and always make use of inductor current. ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा इंडक्टर करंट और कैपेसिटर वोल्टेज अगर आपने कंट्रोल पढ़ा है तो दीज आर दी स्टेट वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम। और हम क्या जानते हैं, जब किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोरेज या मेमोरी एलिमेंट आ जाता है तो उस सिस्टम के अंदर जो भी डेरिवेशन करना है, जो भी पैरामीटर निकालने हैं, दे आर ऑलवेज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द स्टेट वेरिएबल। तो आपको हमेशा कोई भी करंट निकालना है तो आप IL की मदद से निकालें। आप ये ना सोचें IL को किसी और की मदद से निकालें। सारी क्वांटिटी, सारे करंट इस पूरे नेटवर्क के किस पे डिपेंडेंट होंगे? IL पे। ऐसे ही पूरे नेटवर्क के सारे वोल्टेजेस किस पे डिपेंडेंट होंगे? VC पे। तो आपको अगर निकालना है कुछ भी करंट तो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ IL। इसीलिए मैंने ये नहीं बोला IL I0 के बराबर होगा, नहीं। जब अगर एवरेज की बात आ गई, कैपेसिटर हो गया ओपन, तो I0 में सारा IL जाएगा, यानी I0 इक्वल टू IL होता है, ना कि IL इक्वल टू I0। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? अगर मैं बात करूं इंडक्टर करंट की तो बेटा इसके अंदर फ्लक्चुएशन होंगे, इसके अंदर डीसी भी होगा, हार्मोनिक भी होंगे। इंडक्टर का डीसी वोल्टेज जीरो होता है, कभी डीसी करंट जीरो नहीं होता। तो आईएल के अंदर डीसी करंट भी होगा, हार्मोनिक्स भी होंगे, लेकिन उसका डीसी कंपोनेंट जितना भी है करंट का वो सारा किस में पहुंच जाएगा? वो सारा लोड में पहुंच जाएगा। नन ऑफ दैट विल पास थ्रू द कैपेसिटर। कैपेसिटर डज नॉट लेट डीसी पास, है ना? तो ये सारी बातें मैं आपको लिखवा देता हूं। क्या हुआ? पहली बात, ऑलवेज डिटरमाइन all currents in a chopper in terms of IL। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, फॉर डीसी और एवरेज entire IL flows through the load, ठीक है। अब यहां से क्या होता है? therefore I0 average is equal to IL average, ठीक है। तो DC voltage of inductor is 0। समझ में आया? देख रहे हो कितना फंडामेंटल कंसेप्ट है। DC करंट ऑफ कैपेसिटर इज 0। खुल गया भाई नेटवर्क का दिमाग पूरा, यहां से पूरा नेटवर्क का दिमाग खुल गया भाई। बताओ, जितनी चीजें नेटवर्क में आप रिलेट करते हो वो सारी की सारी एज इट इज यहां पे उठ के आ गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगली चीज मुझे निकालनी है रिपल इन इंडक्टर करंट। अब यहां पे बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, रिपल का मतलब क्या होता है? पीक टू पीक। रिपल का मतलब क्या होता है बेटा? पीक टू पीक। ठीक है, पीक टू पीक रिपल की अगर हम बात करते हैं, यानी कि मैक्सिमम करंट माइनस मिनिमम करंट। अब बच्चों मेरी बातों पे ध्यान देते चलिएगा। मैंने आपको आज के लेक्चर के शुरुआत में ही एक कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई अब आप आ गए हो बक कन्वर्टर में, जहां पे टाउ होता है हाई, तो यहां लिया जाता है लीनियर वेरिएशन। तो यहां पे बच्चों क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। एक हो गया इंडक्टर का एवरेज करंट, डीसी करंट, विच इज एक्चुअली इक्वल टू योर आउटपुट करंट। लेकिन इसके अराउंड जो है ना लीनियर वेरिएशन आता है करंट में। तो क्या होता है ना, करंट में एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये मिनिमम हो गई और ये मैक्सिमम हो गई। अब यहां पे क्या होता है,
dt टाइम तक इंडक्टर चार्ज होता है, फिर t टाइम तक इंडक्टर डिस्चार्ज होता है। ठीक है भाई, dt टाइम तक चार्ज, फिर t टाइम तक डिस्चार्ज, फिर dt टाइम तक चार्ज। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या होता है कि मिनिमम से मैक्सिमम जाएगा लीनियरली, फिर मैक्स से मिन आएगा लीनियरली, फिर मिन से मैक्स जाएगा लीनियरली, फिर मैक्स से मिन आएगा इस टाइप से लीनियरली। तो ये ऊपर वाली जो चोटी हो गई इसकी, दैट इज आई मैक्स एंड दिस इज योर आई मिन। ठीक है, तो जो रिपल की हम बात करते हैं ना बेटा, वो ये होता है पीक टू पीक रिपल। समझ में आया? अगर मैं टाउ को हाई ले रहा हूं तो मैंने क्या किया है, लीनियर वेरिएशन, ना कि एक्सपोनेंशियल। कल के लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल देखा था ना, आज हम बात करेंगे लीनियर की। आज हम बात करेंगे बेटा लीनियर की। अब यहां पे समझिएगा बच्चों, आपको अगर रिपल लेनी है तो बहुत आसान सा तरीका है। कैसे? आप ना एक इंटरवल चूज कर लो, कोई भी चार्जिंग वाला, डिस्चार्जिंग वाला, कोई एक इंटरवल आप पकड़ लो। ओके सर, मैंने सर पकड़ लिया ना 0 से dt वाला। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। 0 से dt भी पकड़ सकते हो, dt से t पकड़ सकते हो, जो आपको बेहतर लगे। अब अगर बेटा आपने 0 से dt वाले इंटरवल को चूज किया तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप बात करेंगे इंडक्टर के वोल्टेज की। अब भाई अगर ये स्विच ऑन हो गया था 0 से dt में, ये डायोड मेरा ऑफ हो गया था 0 से dt में, तो मेरे इंडक्टर का वोल्टेज कितना था? इंडक्टर का वोल्टेज था Vs माइनस वी नॉट। कितना था? Vs माइनस वी नॉट। ठीक है आशुतोष बेटा, कल की क्लास किए थे, एक ट्रांजिएंट बताया था, एक स्टेडी स्टेट बताया था भाई आशुतोष। क्यों भाई बताओ? और बेटा तुम्हारा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रांग था, तुम बता रहे थे कि बेसिक सर सारे क्लियर हैं, बस अच्छे टफ वाले सवाल नहीं बन पाते। अब तुम ऐसे सवाल करोगे तो बताओ कैसे चलेगा? हैं कि सर अच्छे टफ वाले सवाल लगा दो, बेसिक तो बन जाते हैं सर, अच्छे सवाल करने हैं। तो ये आया भाई इंडक्टर का वोल्टेज 0 से dt में। अब आप जानते हो कि V0 कितना है, dVs। ठीक है, तो Vs 1 माइनस डी। ठीक है भाई, और जिन बच्चों को ये डाउट आ रहा है उनको याद हो, कल मैंने 2 ग्राफ बनाए थे एक्सपोनेंशियल में। एक 0 से उठाया था, मैंने बोला था ट्रांजिएंट कुछ देर के लिए टिकता है, जिसके बाद जो हमारा करंट है वो मिन और मैक्स के बीच में ऑसिलेट करता है। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या होगा बेटा, L डेल्टा IL बाय dt। देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर बेटा इंस्टेंटेनियस स्लोप की क्या जरूरत है? स्ट्रेट लाइन जब जा रहा है ना करंट, तो इसके हर पॉइंट पे आपको सेम स्लोप मिलने वाला है। यानी di बाय dt ना करते हुए आप चाहो तो डेल्टा I बाय dt ये वाला टाइम भी कर सकते हो। इस लाइन का पूरा स्लोप ले लो। अब डेल्टा I कितना है बेटा? फाइनल वैल्यू है I मैक्स, इनिशियल है I मिन, बट चलो मुझे तो डेल्टा I निकालना है ना, तो यहां से अगर मैं डेल्टा I निकालूं कितना आएगा? d1 माइनस डी Vs t बाय एल। t को बेटा 1 बाय एफ लिख सकते हो, t को आप 1 बाय एफ लिख सकते हो मेरे बच्चे, d1 माइनस डी Vs बाय एफ एल। अब देखो यार, कल कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी हमें, कल कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी इस रिपल के फॉर्मूले को लाने के लिए, कि पहले भाई आई मैक्स निकाला, आई मिन निकाला, फिर आई मैक्स माइनस आई मिन किया। आज जिंदगी आसान हो गई, डेल्टा IL बहुत इजीली आ गया। अब मैं कहता हूं बच्चों, ये जो बीच में पिंक वाली लाइन जा रही है, आपको ये मालूम है कि सर ये है IL एवरेज। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए ना बेटा एवरेज हमेशा मैक्स और मिन का मिड पॉइंट होता है। याद रखें, स्ट्रेट लाइन के लिए एवरेज इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम।
तो इस लॉजिक से मैं क्या कहता हूं कि अगर मुझे आई मैक्स चाहिए तो मैं कहता हूं एवरेज प्लस हाफ ऑफ द रिपल, स्ट्रेट लाइन है ना इसलिए इजी है, आई मिन इज आई एल माइनस डेल्टा आई एल बाई 2। ठीक है, ये आ गया। तो लो जी, आपके मैक्सिमा मिनिमा भी आ गए। और ये आई एल क्या है, यहां आई एल है बेटा एवरेज इंडक्टर करंट विच इज एक्चुअली इक्वल टू आई नॉट। याद है अभी हमने प्रूफ किया था इंडक्टर का सारा एवरेज करंट लोड में जाता है विच इज डीवीएस बाय आर। सही है, ठीक है। ध्यानेश्वर बेटा, उस वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो अनअकैडमी की तरफ से प्राइवेट किया गया है। देयर मे बी समथिंग दैट वायलेट्स देयर गाइडलाइंस, तो अभी वो मेरे हाथ में नहीं है बेटा पब्लिक कराना। ठीक है, कोई चीज कोई गाइडलाइन वायलेट हुई होगी लेक्चर के अंदर तो उसको प्राइवेट कर दिया गया है। अब बताओ इसमें मैं क्या करूं। चलो भाई, यहां तक आ गए हम लोग, यहां तक आ गए। अब यहां पे अगर आगे की बात की जाए, अगर आगे की बात की जाए कि भाई यहां पे अगर मैं कहूं आपसे मैक्सिमम रिपल, कल निकलवाया था ना, फॉर वर्स्ट केस सिचुएशन, फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो डेल्टा आई एल इज मैक्सिमम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी डेल्टा आई एल बाय डी डी मस्ट बी 0। अब देखो यहां ड्यूटी साइकिल का टर्म कितना आ रहा है, डी माइनस डी स्क्वायर, डी माइनस डी स्क्वायर। हाँ भैया, स्टेडी स्टेट एनालिसिस है, डी बाय डी डी ऑफ डी माइनस डी स्क्वायर इंटू वी एस बाय एफ एल। अब d माइनस डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 माइनस 2d, तो देखो ड्यूटी साइकिल आ गई 0.5, राइट। यही तो कल आई थी बेटा, मैक्सिमम रिपल के लिए ड्यूटी साइकिल आई थी 0.5। अगर इस ड्यूटी साइकिल 0.5 को हम लोग क्या रख दें, 0.5, ठीक है, यहां पे ड्यूटी साइकिल को अगर रख दें 0.5, तो 0.5 इंटू 1 माइनस 0.5, तो ये भी 0.5, ये भी 0.5, कितना हो गया 0.25। तो मैं कहता हूं मैक्सिमम रिपल कितना आ जाएगा मेरा, डेल्टा आई एल मैक्सिमम 0.5 इंटू 0.5 इज 0.25 वी एस बाय एफ एल। तो डेल्टा आई एल मैक्सिमम इज वी एस बाई 4FL। ठीक है, ये हो गया जी। ओके, VS बाई 4FL। तो बेटा यही तो फॉर्मूला कल निकाला था जब टाउ मच मच ग्रेटर देन टी माना था, और आज के तो पूरे डेरिवेशन इसी पे बेस्ड हैं कि टाउ की वैल्यू हाई है, जिस कारण से एक्सपोनेंशियल वेरिएशन बन गया है लीनियर वेरिएशन, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन बन गया है लीनियर वेरिएशन। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब बेटा देखो आपको क्या निकालना है, एवरेज एंड आरएमएस, सोर्स स्विच एंड डायोड करंट। ठीक है, एवरेज एंड आरएमएस, सोर्स स्विच एंड डायोड करंट। मिनिमम रिपल नहीं निकाला जाता विनय, वर्स्ट केस सिचुएशन का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, अब देखो भाई मैंने आपको क्या बताया अभी पीछे ही, टू डिटरमाइन any current, to determine any current in chopper use IL। अच्छा देखो, एक मैं थोड़ा सा हायर लेवल कंसेप्ट भी आपको बताता हूं बेटा, हायर लेवल कंसेप्ट भी मैं बताता हूं। अगर ये आप IL की वेवफॉर्म देखोगे, इसमें एक कांस्टेंट टर्म है जिसके अबाउट सारा फ्लक्चुएशन है, करेक्ट। एक कांस्टेंट टर्म है जिसके अबाउट सारा फ्लक्चुएशन है।
अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूं ना बेटा, वेवफॉर्म को, समझना आप लोग, मजा आएगा। ठीक है, चलो ठीक है ना यहां तक। अब देखो बच्चों, आपके पास वेवफॉर्म कैसी है, आपके पास ना वेवफॉर्म कुछ ऐसी है। ये मैंने ना बॉर्डर बहुत ज़्यादा विजिबल इसलिए नहीं बनाए क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, आपका मेन फोकस वेवफॉर्म पे होना चाहिए। ये है बेटा आपका आईएल, करेक्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूं ना, इसका एवरेज और रिपल अलग अलग कर लो, ठीक है, एवरेज और रिपल अलग अलग कर लो। अब भाई एवरेज और रिपल अगर अलग अलग किया जाए तो यहां पे क्या होगा, अगर हम एवरेज की बात करें ये हो गया। अब यहां पे अगर हम रिपल की बात करें तो यहां पे क्या किया जाए। अब देखो रिपल अगर एवरेज हटा दोगे ना बेटा, पहले जो आपका रिपल वाला ग्राफ है दैट इज सेंटर्ड अबाउट एवरेज वैल्यू। पहले जो आपका इंडक्टर करंट का ग्राफ है वो एवरेज के अबाउट सेंटर्ड है। अब अगर आप उसमें से बेटा ना एवरेज रिमूव कर दोगे तो आपके पास जो ग्राफ बचेगा ना वो जीरो के अबाउट सेंटर्ड होगा। क्या आपको नहीं लगता ये ट्रायंगुलर फंक्शन हो गया भाई? क्या आपको नहीं लगता ये ट्रायंगुलर फंक्शन हो गया? मुझे बताइए बच्चों, क्या ये ट्रायंगुलर फंक्शन हुआ? ये जो करंट डेल्टा आईएल था, दिस वॉज सेंटर्ड अबाउट आईएल एवरेज, तो ये हो गया आपका आईएल एवरेज मेरे भाई। और ये जो है ना ये हाफ हाफ आ गया रिपल यहां, डेल्टा आई एल बाय टू और नीचे भी डेल्टा आई एल बाय टू। ठीक है, बताओ मुझे ये समझ आया? ग्राफ को जो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है उसका एवरेज और उसका रिपल मैंने अलग अलग कर दिया है। अब अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि ये दोनों सिग्नल आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो बिल्कुल सही बात है कि सर इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन जब करोगे ना तो जीरो आएगा। क्यों आएगा? ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन और इसका एरिया जीरो, तो कांस्टेंट इनटू अ फंक्शन विल हैव द सेम वेवफॉर्म एज द फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये फंक्शन जो कांस्टेंट है और दूसरे फंक्शन को जो रिपल है, इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन जीरो आएगा क्योंकि ये रिपल का इंटीग्रेशन जीरो है। रिपल में जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है। तो मैं क्या कह सकता हूं, एवरेज एंड रिपल आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। समझे भाई? ये समझे कि नहीं समझे? और दो ऑर्थोगोनल सिग्नल जब होते हैं ना आपके पास बेटा, तब उनके टोटल का आरएमएस निकालना बड़ा आसान हो जाता है भाई। कैसे निकल सकता है आरएमएस? आई एल आरएमएस इज आई एल एवरेज का स्क्वायर। इसका आरएमएस कितना होगा बेटा?
ये होगा, समझे। पीक बाय √3, इसका जो RMS होगा ना वो कितना होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बाय √3, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बाय √3। तो यहां से हमने ओवरऑल RMS निकाल दिया। यहां IL एवरेज तो आप जानते ही हो बेटा कितना होता है, I0। मजा आया, देखो एकदम फंडामेंटल तरीके से निकाला है। लेकिन ये सारी चीजें ना बुक्स इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करती। चॉपर के अंदर ना आपके पास बेटा चीजों को एक्सप्लोर करने का एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई तो DC है, वेव फॉर्म्स भी बहुत सिंपल सिंपल हैं। तो यहाँ पे आप चीजों को विजुलाइज कर सकते हो, सोच सकते हो, और अपना दिमाग लगा के भी बहुत सी चीजें डिराइव कर सकते हो। अब आ जाओ जिस डिस्कशन पे हम थे, हमने क्या बोला बेटा कि अगर नेटवर्क में कोई भी करंट निकालना है, इस चॉपर नेटवर्क के अंदर कोई भी करंट निकालना है, तो दैट विल बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ IL। अब सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि स्विच में से IL करंट जाता है फॉर 0 to DT, ठीक, और डायोड में से IL करंट जाता है फ्रॉम DT to T। देखो ये चीज यूनिवर्सल है भाई, ये चीज यूनिवर्सल है, चॉपर कोई भी हो, क्योंकि स्विच ऑन होगा 0 से DT और डायोड ऑन होगा DT से T, तो स्विच कैरी करेगा IL फ्रॉम 0 to DT और डायोड कैरी करेगा IL फ्रॉम DT अप टू T। सही बात है कि नहीं है, बताओ सही बात है कि नहीं है। अब बेटा यहां पे क्या होगा, अगर मैं बात करूं एवरेज करंट्स की, अगर मैं बात करूं भाई एवरेज करंट्स की, एवरेज करंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि I स्विच एवरेज कैसे निकालोगे, इंडक्टर का एवरेज करंट ले लो इनटू ड्यूरेशन बाय टोटल ड्यूरेशन, D इंटू IL एवरेज, ठीक है, D इंटू IL एवरेज। और बेटा अगर डायोड का एवरेज करंट निकालना है तो इंडक्टर का एवरेज करंट ले लो। अब ड्यूरेशन कितनी है इसकी, T माइनस DT बाई T 1 माइनस D IL एवरेज, ठीक है। ओके सर, एवरेज तो आ गया, एवरेज तो आ गया। अब अगर RMS निकालना है तो देन अगेन बेटा आप RMS का यूज कर लो इंडक्टर के। अगर आपको निकालना है ना RMS करंट, RMS करंट अगर आपको चाहिए तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, आप लोग स्विच का RMS करंट लेंगे। कैसे, IL RMS इंटू रूट ओवर DT बाई T, तो √D इंटू IL RMS, है ना। RMS की स्केलिंग तो बेटा ऐसे ही होती है, तो समझ रहे हो कितना इजी है प्रोसेस। बस आपको IL का एवरेज और RMS पता होना चाहिए और फिर आप डायोड और स्विच का एवरेज RMS निकाल सकते हो। और पता है ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं ना इन टर्म्स ऑफ IL RMS, ये सब कभी नहीं बदलता बेटा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि स्विच कंडक्ट ही 0 से DT करेगा। ड्यूटी साइकिल डिफाइंड ही वैसे है, ड्यूटी साइकिल डिफाइंड ही वैसे है। अब देखो इसके बाद बेटा एवरेज सोर्स करंट निकालने के लिए, एवरेज सोर्स करंट अगर निकालना है, एवरेज सोर्स करंट, तो इसका बड़ा आसान सा माध्यम है यार। क्या माध्यम है सर इसका, इसके अंदर ना पावर कंजर्वेशन लगता है कि भाई मेरा जो कन्वर्टर है वो तो लॉसलेस है, करेक्ट है, वो तो लॉसलेस है जी, बिल्कुल सही बात है, लॉसलेस है। लॉसलेस है तो क्या इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर नहीं होगी, बिल्कुल बराबर होगी, इनपुट विल बी इक्वल टू आउटपुट। तो यहां पे बेटा आप क्या कहेंगे,
कोई बात नहीं आशुतोष बेटा, हर चीज पॉसिबल भी नहीं है। पी इन इक्वल टू पी आउट वी एस। अब देखो बेटा, जब सप्लाई वोल्टेज डीसी है, जब सप्लाई वोल्टेज डीसी है तो सप्लाई करंट का भी कौन सा कंपोनेंट लोगे? डीसी। सप्लाई करंट का भी कौन सा कंपोनेंट लोगे? डीसी। क्योंकि आप जानते हो पावर निकालने के लिए सेम फ्रीक्वेंसी ली जाती है इन वोल्टेज एंड करंट। तो अगर वोल्टेज का डीसी कंपोनेंट है तो करंट का भी क्या होगा? डीसी। पी आउट होगा भाई वी नॉट आई नॉट। अब आप क्या कह सकते हो कि सप्लाई का एवरेज करंट dVs इंटू आई नॉट, तो यानी आई एस एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट। अब बेटा थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, एक चीज थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ कि ये जो सप्लाई है, एक्चुअली सप्लाई के अंदर वही करंट जा रहा है जो स्विच के अंदर होगा। सप्लाई के अंदर वही करंट जा रहा है जो स्विच के अंदर होगा। स्विच का करंट आया था बेटा D इंटू आई एल एवरेज। आई एल एवरेज आप भली भांति जानते हो आई नॉट के बराबर था। तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा यहां से डायरेक्टली कि सप्लाई और स्विच का एवरेज करंट बराबर आ रहा है? देखो जी, बराबर आ रहा है। बताओ, दोनों करंट बराबर आ रहे हैं? बोलो बंधु, क्लियर हुआ? अब आशुतोष का सवाल है, सर ये ऑर्थोगोनल समझ नहीं आया। आशुतोष मेरे भाई एक चीज बताओ, अगर ये डेल्टा आई एल बाई 2 है और ये मान लो 5 एम्पियर है, इस ग्राफ में अगर 5 मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? बताओ आशुतोष, इस ग्राफ में अगर 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? जल्दी से बोलना बेटा, देखें कितनी समझ है ग्राफ की। अगर इस ग्राफ में नीचे वाले में ऊपर वाला ग्राफ मल्टीप्लाई करें, यानी कि मान लो ये कांस्टेंट 5 है, 5 अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? बोलो भाई, क्या आएगा आपके हिसाब से? इस पूरे ग्राफ में मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या इंपैक्ट आएगा? जल्दी बताओ भाई। डी आ रहा है ना आई एस एवरेज में, आ तो रहा। अच्छा डी रह गया यहां, हाँ डी, ठीक है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग होगी। अब आशुतोष ये भी नहीं बता पा रहा तो बेटा इस हालत में तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। अच्छा 5 इंटू डेल्टा आई एल बाई 2 हो जाएगा, पकड़ लिए। तो मुझे बताओ क्या ग्राफ का एरिया ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएगा क्या? ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे भी 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो भाई एरिया तो 0 ही आने वाला है। तो प्रोडक्ट का एरिया अगर 0 होगा तो हो तो गए ऑर्थोगोनल। नहीं तो ऐसे सोच लो, ये डीसी है, ये एसी है, आरएमएस निकलता है रूट डीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। बस चलो आ जाओ। अब भाई रिपल इन आउटपुट वोल्टेज, बात को समझना बेटा। जब कभी रिपल इन आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए बोला जाए, इसके लिए आपको चाहिए होता है कैपेसिटर करंट, ठीक है। यहां पे हम क्या कहते हैं? ड्रॉ वेवफॉर्म ऑफ कैपेसिटर करंट। समझना बच्चों यहां पे। अब देखो मैं क्या कहता हूं कि IL जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, IC और I नॉट। तो हम क्या कहते हैं? DC कंपोनेंट ऑफ IL। अभी मैंने बताया था ना DC में कैपेसिटर ओपन हो जाता है, तो DC कंपोनेंट ऑफ IL गोज टू I नॉट, रिपल इन IL, रिपल इन IL goes into capacitor, goes into capacitor, ठीक है। नेगेटिव कैसे हुआ मतलब? अरे भाई ग्राफ 5 के ऊपर +2 और -2 था, उसमें से 5 हटा लिया तो क्या बचा? +2 और -2। पहले 5 के अबाउट सिमेट्रिक था, उसमें से 5 हटा लोगे तो क्या बचेगा? ऊपर नीचे 0 के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा ग्राफ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आशुतोष भाई।
हमारा जो ग्राफ है IL का वो एवरेज के अबाउट सिमेट्रिक है ना, एवरेज से जितना ऊपर उतना ही नीचे। अगर उसमें से एवरेज हटा लूं तो जीरो के जितना ऊपर उतना ही नीचे। अगर एक ग्राफ है 2 प्लस साइन ओमेगा टी, तो ये 2 के अबाउट सिमेट्रिक है। इसमें से 2 हटा लो, क्या बचा, साइन ओमेगा टी, वो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है बेटा, तो यहां पे ना मेरे को पहले वेवफॉर्म बनानी पड़ेगी बच्चों IC की। अब IC की जो वेवफॉर्म है ना, रुको एक काम करते हैं हम लोग, क्यों मेहनत करनी है ना, क्यों दोबारे मेहनत की जाए। अब देखो यार, अब यहां पे क्या होगा ना, यहां पे देखो हम क्या कहना चाहते हैं। यहां पे हम ये कहना चाहते हैं भाई, इस ग्राफ के अंदर ना कि ये IC होगा, ये तो I0 हो गया। जो एवरेज कंपोनेंट था वो लोड में चला गया, एवरेज कंपोनेंट जो है लोड में चला गया, बचा हुआ क्या रह गया, IC, बचा हुआ क्या रह गया भाई, IC। तो अब मैं क्या कहता हूं ना बेटा, ध्यान से समझिएगा कि जब IC आपका पॉजिटिव होता है तो C dVC बाई dt इज ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब dVC बाई dt इज ग्रेटर देन 0 कैपेसिटर चार्जेस। ठीक है, और जब बेटा IC नेगेटिव होता है तो C dVC बाई dt इज लेस देन 0, जिसका मतलब dVC बाई dt इज नेगेटिव। अगर ऐसा होता है तो कैपेसिटर डिस्चार्जेस। ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। समझ में आ गई बात, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। हाँ बेटा, IOCL का नोटिफिकेशन मैं बहुत पहले ही डाल चुका हूं कि गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट है। अब देखो बच्चों, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जब ये करंट माइनस डेल्टा IL/2 से डेल्टा IL/2 गया लीनियरली, ठीक है, लीनियरली गया, तो ये 0 को कहां क्रॉस करेगा, ये 0 को क्रॉस करेगा मिड पॉइंट पे। ऐसा सोचो, अगर एक स्ट्रेट लाइन जा रही है -5 से 5 10 सेकेंड्स में, तो वो 0 को कहां क्रॉस करेगी, 5 सेकेंड में, क्योंकि आधे टाइम में आधा रास्ता कवर करेगी। तो यहां पे ये जो टाइम आएगा ना आपके पास, ये होगा dt/2। ऐसे ही बेटा ये जो टाइम आएगा, ये भी इन दोनों का एवरेज होगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई अगर स्ट्रेट लाइन -10 से 10 जाती है तो 0 को आधे रास्ते में क्रॉस करेगी, इसीलिए पहले लिया 0 प्लस dt/2 मिड पॉइंट, फिर इधर लिया dt प्लस t/2 का मिड पॉइंट। सही है। अब मैं कहता हूं ना बेटा कि ये जो पॉजिटिव करंट है, ये जो पॉजिटिव करंट है, इसका ड्यूरेशन कितना है, ये जो पॉजिटिव करंट है आपका, इसका ड्यूरेशन कितना है। तो इसका जो ड्यूरेशन है ना बेटा, दोनों का डिफरेंस ले लो, dt प्लस t/2 माइनस dt/2, दिस विल बी t/2, दिस विल एक्चुअली बी t/2। समझ में आया, t/2 होगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया बेटा मैंने। अब मैं क्या बोलता हूं ना बच्चों कि आपको ना ये एरिया निकालना है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव एरिया मुझको चाहिए। समझ में आ रही है बात मेरी? आई नीड दिस पॉजिटिव एरिया बेटा। अब सर ये पॉजिटिव एरिया क्यों चाहिए? ठीक है, पॉजिटिव एरिया क्यों चाहिए? पॉजिटिव एरिया इसलिए चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं जहां करंट पॉजिटिव है वहां पे कैपेसिटर चार्ज होगा। तो यहां पे बेटा
मैं क्या कहूंगा, दिस एरिया विल गिव मी डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू इज द चेंज इन चार्ज ऑन कैपेसिटर. ठीक है, कैपेसिटर के चार्ज में कितना चेंज हो रहा है वो है. तो डेल्टा क्यू कैसे निकालोगे, एरिया ही तो निकालना है करंट का, हाफ इंटू डेल्टा आई एल बाई टू इंटू टी बाई टू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. टी को 1/f लिख लो तो डेल्टा आई एल बाई 8f. डेल्टा आई एल बाई 8f आ गया. अब मैं कहता हूं अगर मुझे डेल्टा क्यू पता है तो कैपेसिटर की वोल्टेज चार्ज बाय कैपेसिटेंस होती है, यानी डेल्टा क्यू बाय सी. तो यहां पे डेल्टा वी सी हो गया, डेल्टा क्यू की वैल्यू डाल दो, डेल्टा आई एल बाई 8fc. ठीक है, डेल्टा आई एल बाई 8fc. अब डेल्टा आई एल तो आप वैसे भी निकाल चुके हो ना बेटा पहले ही. डेल्टा आई एल मैंने आपको आज निकलवाया है पहले ही, डी माइनस डी इंटू 1 माइनस डी बाई एफ एल. तो डेल्टा वी सी इज डी 1 माइनस डी बाई 8 एफ स्क्वायर एल सी. ठीक है, ये आ गया. तो ये बन गया रिपल इन द कैपेसिटर वोल्टेज. तो क्या हुआ बेटा, प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस ये हुआ, ड्रॉ आई सी, देन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव एरिया, यानी कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, पॉजिटिव एरिया ऑफ आई सी, देन डेल्टा वी नॉट या डेल्टा वी सी, क्योंकि कैपेसिटर तो लोड के अक्रॉस ही है ना, इट इज नथिंग बट डेल्टा क्यू बाई सी. ईजी है. अब इसके बाद आते हैं बेटा क्रिटिकल इंडक्टेंस. क्रिटिकल इंडक्टेंस क्या होती है कि कम से कम कितनी इंडक्टेंस लगानी पड़ेगी कि कंडक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, यानी एक ऐसी इंडक्टेंस जहां पे यू ऑपरेट एट द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन. ठीक है, इंडक्टेंस at which converter operates at boundary of continuous and discontinuous conduction is called critical inductance. ठीक है, क्रिटिकल इंडक्टेंस कहते हैं उसको. अब बाउंड्री की बात कहां से आती है, देखो लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा बेटा, लेक्चर नंबर 42, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि बाउंड्री जो होती है ना वो तब होती है जब मिनिमम करंट जीरो हो. और आज मैंने आपको मिनिमम बताया लीनियर वाले ग्राफ में, दैट इज आई एल माइनस डेल्टा आई एल बाई 2. तो देखो मैं अगर बाउंड्री का यहां पे ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चों, तो ये आई एल है, मैं बाउंड्री पे आपको दिखा रहा हूं आई एल का ग्राफ दिखता कैसा है. क्या होता है ना, ऐसे जीरो से चढ़ता है वापस जीरो पे लौटता है. बाउंड्री का मतलब होता है ना जीरो पे रुकेगा नहीं, जीरो को टच करके चला जाएगा. जैसे ये डी टी हुआ, ये टी हुआ और ये टी प्लस डी टी हुआ. ठीक है, तो जीरो को टच करके जा रहा है ग्राफ. तो बेटा यहां पे ये करंट तो हुआ आई एल मैक्स, और इसका जो एवरेज होगा ना, इसका एवरेज मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा. ये जो है ये एवरेज है भाई, मिड पॉइंट. हम यही तो कह रहे हैं एवरेज जो है ना वो रिपल से आधा है, ये रिपल है, समझ रहे हो. यहां से यही तो आया ना बेटा, आई एल मिन को अगर आपने जीरो किया तो एवरेज जो है रिपल से आधा आया.
समझे मेरी बात? एवरेज बिकम्स हाफ ऑफ द रिपल। अब यहां पे क्या करते हैं, IL का आपको पता है बेटा I नॉट है, डेल्टा IL आप जानते हो D माइनस डी वी एस बाय FL, लेकिन एक नीचे 2 भी है ना, देखो कैसे, ये वाला 2 नीचे वाला, ये LC का मतलब है क्रिटिकल इंडक्टेंस। तो अब मैं क्या कहता हूं, I नॉट इज बेसिकली V नॉट बाई R विच इज dVs बाई R। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं dVs बाई R इज D 1 माइनस डी वी एस बाई 2FLC। तो LC कितना हो गया, dVs से dVs कट गया, LC हो गया R इंटू 1 माइनस डी बाई 2F। पता है कई बार ना यहाँ पे ड्यूटी साइकिल निकलवा लेते हैं बच्चों। अगर ड्यूटी साइकिल निकालने की बात आ जाए तो 1 माइनस डी इज एक्चुअली इक्वल टू 2FL बाई R, या ड्यूटी साइकिल इज 1 माइनस 2FL बाई R। ये क्वेश्चन ना काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, F को 1/T लिख दो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार देखा गया है, मतलब शुरुआत गेट से हुई थी लेकिन फिर काफ़ी एग्जाम्स में सेम सवाल पूछ लिया गया कि ड्यूटी साइकिल कितनी होगी बाउंड्री ऑफ कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस पे, तो 1 माइनस 2L बाई RT। अब सिमिलरली बेटा क्रिटिकल कैपेसिटेंस की बात आती है, किसकी बात आती है, क्रिटिकल कैपेसिटेंस। तो इसमें हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ C एट विच voltage across capacitor is at boundary of continuous and discontinuous। ठीक है, जहां पे ना वोल्टेज आपका बाउंड्री पे आ जाए, तो यहां पे बड़ा सिंपल है, जैसे आपने वहां पे लिखा ना बेटा, जैसे आपने वहां इंडक्टर करंट के बारे में लिखा, सेम चीज आप कैपेसिटर वोल्टेज के बारे में या आउटपुट वोल्टेज के बारे में कह सकते हो, क्योंकि कैपेसिटर तो आउटपुट के अक्रॉस ही है, कैपेसिटेंस तो आउटपुट के अक्रॉस कनेक्टेड है ना। तो जो चीज आप VC के बारे में बोलोगे वही बात आप किसके बारे में बोल सकते हो, V नॉट के। अब V नॉट है dVs, डेल्टा V नॉट है D 1 माइनस डी VS बाई 2FLCC। देखो यही आया था ना, कहाँ गया, डेल्टा VL डेल्टा V नॉट D, सॉरी 8F स्क्वायर LC। एट एफ स्क्वायर L इंटू CC। ठीक है, ये आएगा। अब अगर ऐसा आ रहा है बच्चों, तो यहां पे dVs से dVs तो कट गया, तो क्रिटिकल कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 1 माइनस डी बाय, अच्छा 8 का 16 हो जाएगा, ये ध्यान देना बच्चों, 8 की जगह ना 16 हो जाएगा क्योंकि नीचे भी तो 2 आ रहा है, 1 माइनस डी बाय 16 एफ स्क्वायर L। अब अगर बेटा यहां पे ना L की जगह क्रिटिकल इंडक्टेंस डाल दें, ठीक है, L की जगह क्रिटिकल इंडक्टेंस डाल दें, नहीं विनय बेटा दोनों चीजें एक साथ नहीं होती, या तो आप D वेरी कर लो एक फिक्स्ड L के लिए, या एक फिक्स D के लिए L को क्रिटिकल कर लो। समझ रहे हो, यहां पे बेटा L की वैल्यू गिवन है और D आपका हो रहा है क्रिटिकल। बात को समझिएगा, मैं L को फिक्स करके D वेरी करके बाउंड्री पे जाना चाहता हूं, यहां पे बेटा D गिवन है और L हम क्रिटिकल कर रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ थोड़ी क्रिटिकल हो सकती हैं भाई, एक पैरामीटर वेरी करोगे ना। हाँ, तो अब मैं कह रहा हूं L का अगर क्रिटिकल डाल दो R1 माइनस 8 बाई 2F, सॉरी R1 माइनस D बाई 2F, तो क्रिटिकल कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी,
आर 1 माइनस डी, तो आर तो रह गया 2f से 8f, ये आ गई 1/8f आर। ठीक है, डेल्टा वीसी के इक्वेशन में वीएस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? अच्छा यहां पे रह गया क्या लिखना? ओहो, लो, यहां हम लोग डेल्टा आईएल में लिखना भूल गए थे। ठीक है मंथन, चलो अब बेटा लास्ट चीज आती है डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन। डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन में क्या होता है कि इंडक्टर जो है ना टाइम पीरियड टी से पहले डिस्चार्ज हो जाता है। कहां पे डिस्चार्ज हो जाता है? बीटा टी तक। ठीक है, मेंशन क्लियरली एलसीसीसी वेयर शुड वी यूज, मतलब एलसी क्रिटिकल इंडक्टेंस जब मांगेगा तभी यूज करोगे, और जब क्रिटिकल कैपेसिटेंस मांगेगा तभी यूज करोगे। एल की वैल्यू गिवन है तो वो यूज कर लेना, नहीं गिवन है तो क्रिटिकल निकाल के यूज कर लेना। चलो आ जाओ, अब हम क्या कह रहे हैं? इफ इंडक्टर डिस्चार्जेस बिफोर टी, दैट इज at beta t, then it is termed as discontinuous conduction। ठीक है भाई, बीटा टी पे डिस्चार्ज हो गया, बीटा टी पे आपका डिस्चार्ज हो गया तो ये डिसकंटीन्यूअस है। अब देखो बेटा डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन में ना हमेशा आपको क्या करना होता है? आईएल का ग्राफ पहले बनाना है। आईएल का ग्राफ कैसे है? 0 से dt तक चार्ज हो रहा है अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू, देन dt से बीटा टी ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग में ना इसको t तक नहीं जाना पड़ रहा, इसकी डिस्चार्जिंग पहले ही हो जा रही है, दैट इज डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन। अब यहां पे जब हम बात करेंगे ना 0 से dt की बेटा, तो पहले वाली इक्वेशन लगेगी जब स्विच ऑन होगा। सुनते चलिएगा, स्विच ऑन होगा तो इंडक्टर की वोल्टेज पहले वाली आएगी। अगर याद नहीं है तो पीछे वाला सर्किट देख लेना जो शुरुआत में बताया था, तो VL आता है VS माइनस वी नॉट, और फिर बेटा dt से बीटा t तक, dt से बीटा t तक आपका डायोड ऑन होगा, क्योंकि उसके बाद तो करंट जीरो हो ही गया ना, उसके बाद तो भाई कोई भी ऑन नहीं है। जब करंट जीरो हो गया तो सब बंद हो गया, तब VL आया माइनस वी नॉट। VL कितना आ गया भाई? माइनस वी नॉट आ गया। अब यहां पे बेटा क्या करेंगे कि वोल्ट सेकंड बैलेंस लगाएंगे टू फाइंड वी नॉट। अप्लाई वोल्ट सेकंड बैलेंस। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे? इंटीग्रल VL dt मस्ट बी 0। अब भाई VS माइनस वी नॉट कितने ड्यूरेशन के लिए? dt के लिए, और माइनस वी नॉट कितने ड्यूरेशन के लिए? बीटा t माइनस dt। सर क्या बीटा t से t तक नहीं लेंगे? बेटा यहां अगर IL 0 है, फ्लैट है, तो VL भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, VL भी क्या होगा? 0 होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, VS इंटू डी माइनस वी नॉट। बेटा तुम लोग बातें तो ऐसी करते हो, ये समझा दो, वो समझा दो, ये क्वेश्चन बता दो, वो क्वेश्चन बता दो, हैं? गजब तरीके से एकदम ही। काहे भाई? डीसीएम में तो स्टेबल ही होगा, क्यों अनस्टेबल होगा? हो तो गया इंडक्टर डिस्चार्ज, करंट बढ़ता थोड़ी गया है, करंट बढ़ता थोड़ी गया है। आशुतोष जरा देखो बेटा बाउंड्री कंडीशन में, बिल्कुल सही बात है डालिन, ये तो दिखाया तो था बाउंड्री कंडीशन पे टी पे डिस्चार्ज हुआ था इंडक्टर, वही बात तुम कह रहे हो। ठीक है,
अब ये d बाय बीटा आ गया। अब बेटा एक सिंपल सी बात सोचो, सिंस बीटा इज लेस देन 1, वी नॉट d by beta vs will be greater than dvs, will be greater than dvs। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ आउटपुट वोल्टेज in DCM, discontinuous conduction mode, is less than V naught in CCM, sorry more than, ठीक है, is more than। ये हो गई एक तो बात। एक बात बेटा क्या है कि 0 से dt तक इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, Vs माइनस वी नॉट है। अब यहां पे बेटा करंट कहां गया, 0 से Ip पे गया इन अ टाइम इंटरवल dt, तो Vs माइनस वी नॉट। तो पीक करंट निकाल सकते हैं ना यहां से, देखो d, t को ना 1/f लिख लेना, FL। यहां से पीक करंट भी निकाल सकते हो। और क्या पैरामीटर्स डिराइव कर सकते हो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं आउटपुट करंट, देखो और क्या क्या वेवफॉर्म्स के बारे में बात हो सकती है ना। ठीक है, देखते चलना बच्चों। देखो अब इंडक्टर का करंट कैसा था भाई, ऐसे dt तक चढ़ा, बीटा t तक उतर गया, t तक 0 रहा, फिर चढ़ा। अब बेटा अगर ये इंडक्टर का करंट है, मैं आपसे पूछूं, मुझे तो ये बताओ स्विच का करंट कैसा होगा। आप कहोगे सर स्विच तो कंडक्ट किया 0 से dt तक, तो 0 से dt वाली वेवफॉर्म कॉपी पेस्ट कर लो। बिल्कुल जायज़ बात है बेटा, 0 से dt वाली वेवफॉर्म मुझे कॉपी पेस्ट कर लेनी चाहिए, एंड दैट विल गिव मी द स्विच करंट। करेक्ट, करेक्ट है बेटा। 0 से dt में स्विच ऑन था, तो मैंने वही वेवफॉर्म उठा ली है सीधे। अब अगर मैं बात करूं डायोड करंट की, सर डायोड करंट कैसा रहा, बेटा डायोड तो dt से बीटा t तक कंडक्ट किया ना, तो आप इंडक्टर करंट की वेवफॉर्म कॉपी करो, लेकिन dt से बीटा t तक, उसके बाद तो कोई भी कंडक्शन में नहीं आया, सब बंद रह गए। ठीक है, उसके बाद सब कुछ बंद था। ये समझ आया। अब देखो लोड के अंदर जो करंट जाएगा, लोड के अंदर जो करंट जाएगा बेटा, वो ड्यूरिंग डायोड ऑन टाइम जाएगा। ये वाला जो टाइम है ना, इस दौरान डायोड ऑन है, इस दौरान आपका करंट लोड में जाएगा, इस दौरान करंट गोज टू लोड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं ना बेटा कि डायोड का एवरेज करंट या लोड का एवरेज करंट, तो आप कैसे निकाल सकते हो। आप कहोगे ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया, ये वाला करंट IP है जो मैंने अभी आपको निकालना सिखाया, तो इसका एरिया कितना है, हाफ IP इंटू बीटा माइनस डी टी बाई टी, ये हो गया ना। तो हाफ IP बीटा माइनस डी।
मैं सिर्फ आपको ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूं बच्चों कि कितने पैरामीटर्स पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। हो सकता है इनमें से कोई पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन हो। अब आपको पता होना चाहिए ना कैसे निकलता है वो पैरामीटर। अगर मैं कहूं स्विच का एवरेज, तो आप कहोगे सर इस ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ आई पी डी टी बाई टी, यानी हाफ आई पी इंटू डी। ये हो गया। तो बेटा ये सारे पैरामीटर हो सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आपको दे दे भैया वी नॉट दे दे, हो सकता है ड्यूटी साइकिल दे दे, हो सकता है बीटा दे दे। ज्यादातर क्वेश्चंस में बीटा गायब रहता है, ठीक है। जब कल हम लोग डीपीपी लगाएंगे ना इस टॉपिक का, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। डोंट वरी, कल इसका डीपीपी करेंगे। अब बात यह आती है हाउ टू रिकॉग्नाइज डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन, ठीक है। ये माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए कि डिसकंटीन्यूअस पहचाने कैसे। पहला भाई देखो वी एस डी एंड वी नॉट गिवन, ये तीन चीजें आपको ना दे दी उसने पहले से। तो आप क्या करो कि एक वी नॉट कॉन्टिन्यूअस निकालो। क्या होगा अगर कॉन्टिन्यूअस होता, डीवीएस होगा। तो अगर ये वी नॉट कॉन्टिन्यूअस वी नॉट गिवन के बराबर आया तो क्या होगा भाई, तब तो होगा कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। और अगर ये वी नॉट कॉन्टिन्यूअस गिवन से कम आया, यानी गिवन वाला ज्यादा है, तो ये होगा डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन। पहला तरीका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन में यूज होता है वो ये है कि आपको वी नॉट दे देगा, आपको लगेगा इतना डेटा क्यों दे दिया भाई, मैं वी नॉट तो निकाल सकता था, लेकिन उसने दिया एक कारण से है, डिसकंटीन्यूअस बताने के लिए। दूसरा होता है बेटा इंडक्टेंस लेस देन एल क्रिटिकल, क्योंकि क्रिटिकल पे आप करते हो बाउंड्री पे ऑपरेट, तो एल लेस देन एल क्रिटिकल का मतलब है दैट यू आर ऑपरेटिंग एट डिसकंटीन्यूअस मोड। तीसरा तरीका ये होता है जब मिनिमम करंट नेगेटिव जाने की कोशिश करता है, यानी आई एल लेस देन डेल्टा आई एल बाय 2। जब आई एल का एवरेज रिपल के हाफ से कम हो जाए, देन इट विल गिव यू द डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन। इसके अंदर बेटा क्वेश्चन में मेथड यूज होता है फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। ये दोनों मेथड आपके ना क्वेश्चन के अंदर लगाए जाते हैं, तो आप क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करेंगे डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। और कितने पैरामीटर्स आ सकते हैं मैंने बता दिया। ये वेवफॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि वी नॉट का फॉर्मूला क्या है, कि बीटा से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। वी नॉट का फॉर्मूला और ये ग्राफ पता है तो यू आर सेफ, ठीक है। अब बेटा कल मिलेंगे हम लोग 6 बजे, कल हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे कल वाले सेशन में। तो कल आगे नहीं पढ़ाया जाएगा, जितना आज पढ़ा दिया ये 2 क्लासेस में, उसका डीपीपी कल लगवाऊंगा, ठीक है। नहीं बेटा शेख, अभी क्रैश कोर्स चालू करेंगे कुछ टाइम बाद, उसमें आपका रिवीजन होगा, बट मैं अलग से कोई रिवीजन आपके लिए नेटवर्क थ्योरी वाला नहीं कराने वाला, ठीक है। तो अदर टीचर्स लेंगे डेफिनेटली, लेकिन बेटा इतना पॉसिबल नहीं है कि यूट्यूब पे सारा दिन पढ़ाया जाए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दो, मशीन के क्वेश्चन करा दो, ठीक है, फिर नेटवर्क का रिवीजन भी करा दो, ये भी करा दो बेटा। कोई किसी की डिमांड है एनालॉग करा दो, किसी की डिमांड है मेजरमेंट करा दो, इतना थोड़ी ना पॉसिबल है, ठीक है। तो कल करेंगे बेटा क्वेश्चंस। और देखो जो बच्चे आ सकते हैं प्लस पे आ जाएं बेटा, जल्दी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है वेंसडे से। तो यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स मिल रहा है, डेली असाइनमेंट और वीकली टेस्ट मिल रहे हैं। डाउट सॉल्विंग के लिए भी फीचर आ चुका है आपका कि डेली आप आस्क का डाउट फीचर के अंदर अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, उसका वीडियो सोल्यूशन दिया जा रहा है। और आप चाहो तो आइकॉनिक के लिए जा सकते हो, वहां पे आपको क्या मिलेगा, पर्सनल कोच जो बनवाएगा पूरा स्टडी प्लानर, टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और एक डेडिकेटेड टीम रहेगी बच्चों आपके पास
जो आपके सारे डाउट आंसर करती है। बस आपको कोड क्या लगाना है, अंकित ESE, इससे मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट और आप आ जाओगे मेरी पर्सनल गाइडेंस। बेटा PDF बंद हो गई है मेरी बैच में यूट्यूब के लिए, और इस वेंसडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं अजय सर और EMFT स्टार्ट कर रहे हैं रेड्डी सर। ठीक है, जिस दिन से बेटा क्लासेस में अटेंडेंस कंसिस्टेंट आने लगेगा, आने लगोगे 100 के ऊपर, उस दिन का PDF दे दूंगा, जिस दिन नहीं आओगे नहीं दूंगा। अब आपके ऊपर है ये चीज। ठीक है, और बेटा मेरा मशीन चल रहा है प्लस पे 7 AM से 9 AM और 10 AM से 12 नून। अब मेरा 8 सितंबर से पावर सिस्टम आने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ पावर सिस्टम कवर कर सकते हो इफ यू ज्वाइन प्लस। ये 3 आवर्स डेली चलेगा, तो 8 सितंबर से 19 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। ठीक है, फिर अक्टूबर एंड में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि नवंबर में निपट जाएगा। ठीक है, और देखो बेटा ये 22 तारीख को कॉम्बैट होने वाला है संडे को, तो कॉम्बैट के लिए रेडी रहेंगे, एनरोल कर लेंगे यूजिंग द कोड अंकित ESE, जिससे आपको मिल जाएगा कॉम्बैट में एनरोलमेंट, और अगर फोड़ोगे तो यू कैन इवन विन 100% स्कॉलरशिप। और बेटा 21 अगस्त को होने वाला है इस सैटरडे आपके लिए बार का मिनी मॉक टेस्ट, एंड नेक्स्ट सैटरडे फुल मॉक टेस्ट 120 मिनट 100 क्वेश्चन। और अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो, आई वुड रिकमेंड कि आप 2 ईयर आइकॉनिक के लिए जाइए, क्योंकि यहाँ आपको ना पर्सनल कोच भी मिल जाएगा, वो बहुत बढ़िया से गाइड करेगा, आप लोगों की पूरी क्वेरीज को आंसर करेगा, आपको कदम कदम पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE, तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड यू विल कनेक्ट विद मी। हाँ बेटा प्रवीण, यू कैन आस्क क्वेश्चन एट एनी टाइम यूजिंग आस्क अ डाउट फीचर, एंड ड्यूरिंग द क्लास ऑल्सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। और अगर प्लस पे आते हो बेटा, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो प्लस पे आ जाओ। यहाँ पे आपको पर्सनल कोच और डेडिकेटेड डाउट टीम के अलावा बाकी सब मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, लेकिन कंटेंट आपको बराबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोड लगा देना है बेटा अंकित ESE, जिससे मिल जाएगा आपको 10% डिस्काउंट। और बेटा 2 साल का ज्वाइन करना, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स क्रैक कर पाओ। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, सी इट एज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एज एन एक्सपेंस। और ये बेटा मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, फॉलो कर लेना, हेयर यू कैन सेंड मी मैसेजेस। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे कि आपको मैं डेली क्विजेस प्रोवाइड करता हूं, तो डेली क्विज कंडक्ट होगा यहाँ। ठीक है, और अगर हमारे वीडियो में बेटा कुछ भी ऐसा लगे which is defamatory, which is insulting somebody, तो फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन रिपोर्ट इट। अगर आपका रिपोर्ट सही हुआ तो यू विल बी रिवॉर्डेड और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे नए लेक्चर का। एंड वील मीट टुमारो विद मोर प्रॉब्लम्स, और आपका ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तब तक ऐसे ही मचाते रहो, फोड़ते रहो, लेट्स क्रैक इट।